औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसको हम कहते हैं इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। इक्वाइन से मुराद होता है जो घोड़े होते हैं, जो गधे होते हैं, जो म्यूल्स होते हैं, यानी कि घोड़ों के अंदर। इसके अलावा इक्वाइंस में डंकी भी आ जाता है, गधे आ जाते हैं, म्यूल्स यानी कि खच्चर वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये एक फैमिली टाइप है जिसको हम इक्वाइन की फैमिली कहते हैं। तो आज हमने इनके अंदर नज़ला ज़ुकाम की बीमारी डिस्कस करनी है और इस बीमारी का नाम है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, यानी कि घोड़ों के अंदर इक्वाइन फैमिली के अंदर ज़ुकाम की, नज़ला ज़ुकाम की बीमारी। तो आइए इस बीमारी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। ये छूने के ज़रिए फैलने वाली है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से एक जानवर से दूसरे जानवर में ये छूने के ज़रिए फैल जाती है। दूसरे नंबर पे है रेयरली फैटल रेस्पिरेटरी डिजीज़ ऑफ हॉर्स डंकी म्यूल्स। मतलब ये हुआ कि अगर फैल तो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है कि ये इन जानवरों की मौत की वजह बन सके, इनकी डेथ की वजह बन सके। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम नायाब फैटल जानलेवा रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी है। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सांस की बीमारी नहीं है कि इसकी वजह इनकी डेथ बन जाए। ठीक है। उसके बाद हाई मॉर्बिडिटी बट लो मोर्टेलिटी। अब इससे मुराद ये है कि डिज़ीज़ की जो आउटब्रेक है, जो वबा है, वो तो बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डेथ की, मौत की, अमवात की वजह नहीं बनती है। अब अगर इस बीमारी को हम एक लाइन में समरी की सूरत में बयान करें तो हम कह सकते हैं इसमें फ़ीवर होता है, कफ आती है, खांसी आती है, कंजक्टिवाइटिस जो आँख है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सूजना शुरू कर देती है, स्वोलन हो जाती है, और नेज़ल डिस्चार्ज यानी कि नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। अब इसमें मोस्टली जो घोड़े बीमार होते हैं उनकी उम्र 2 से 3 साल तक होती है, और मोस्टली जब वो रेस ट्रैक पे भागते हैं, वहाँ मट्टी उड़ती है, उसके ज़रिए भी एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैल सकती है। तो 2 से 3 साल जिनकी उम्र होती है उनके अंदर ये मोस्टली बीमारी पाई जाती है। अब ये एक बीमारी एक वायरल डिजीज़ है, तो जो वायरस है उसका नाम भी इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब इसकी 2 टाइप होती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, और दोनों जो टाइप हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस बीमारी की ट्रांसमिशन कैसे होती है। ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवरों में किस तरीके से ये फैलती है। अब अगर फैलने की बात करें तो ये ट्रांसफ़र होती है बाय इन्फेक्टेड क्लॉथिंग। ठीक है, लास्ट पे है ट्रांसफ़र बाय इन्फेक्टेड क्लॉथिंग, यानी कि कोई कपड़े वगैरह जो कि ग्रूमिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जानवर की, और अगर हम किसी एक जानवर के ग्रूमिंग के इस्तेमाल शुदा कपड़े कह लें जिससे हम उसको साफ़ करते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, वही किसी दूसरे जानवर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके अंदर भी ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है। इसके अलावा हमने उसके ऊपर जो भी कह लें कपड़ा इस्तेमाल करना है उससे भी ये फैल सकती है। इक्विपमेंट के ज़रिए, इक्विपमेंट से मुराद ये है कि जो भी हमने उसकी ग्रूमिंग के लिए ब्रशेज़ वगैरह रखे होते हैं उनके ज़रिए फैल सकती है, टेक्स्ट के ज़रिए फैल सकती है, इक्विपमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए भी वो फैल सकती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, और इसके अलावा ग्रूमिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इसके अलावा जो है वो कफ़ के ज़रिए, अगर जानवर एक कफ़ करता है, घोड़ा कफ़ करता है, तो उसके ज़रिए जो ड्रॉपलेट पानी निकलेगा खांसी के दौरान, वो अगर किसी दूसरे जानवर तक पहुंच जाए, रसाई हासिल कर ले, तो उसमें बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा स्नीजिंग जब जानवर करेगा तो उसके ज़रिए भी बॉडी से पानी खारिज होता है और उसके ज़रिए भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम की तरह। अगर किसी जानवर को ये बीमारी हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी अलामात नज़र आना शुरू होती हैं। तो सबसे पहले है डीप ड्राई कफ, यानी जानवर को खांसी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए वो खांसी करता है। ड्राई कफ, और ड्राई कफ से मुराद ये है कि उसमें जो स्पुटम होती है, जो बलगम होती है, वो नहीं खारिज होती, सिर्फ खांसी ही आती है। उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी आना शुरू हो जाता है। सीरियस नेज़ल डिस्चार्ज यानी कि पतला सा पानी आना शुरू हो जाता है, जैसा कि हमें ज़ुकाम होता है उस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। लेथार्जिक यानी कि जानवर जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इन लार्ज लिम्फ नोड, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो लिम्फ नोड है वो स्वॉलन हो जाती हैं और दानेदार स्ट्रक्चर सी बॉडी पे बनना स्टार्ट हो जाती है। लेक ऑफ एपिटाइट, भूख लगना जानवर को क्या हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो ये अलामात थी जो जानवर के अंदर नज़र आती हैं जब एक जानवर को इक्वाइन इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। उसके बाद है डायग्नोसिस की तरफ। जो डायग्नोसिस है, तशख़ीस किस तरीके से हम एक जानवर की कर सकते हैं कि आया कि उसको इक्वाइन इन्फ्लुएंज़ा नज़ला ज़ुकाम हो चुका है। तो सबसे पहले ये है कि हम उसके लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट के ज़रिए उसको डायग्नोस करते हैं कि सबसे पहले जो वायरस आइसोलेशन हम करते हैं फ्राम नेज़ल स्वैब, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इस वजह से हमें डायग्नोस करने के लिए कि एक वाकई ही इसको ये बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो उसके जो नाक से निकलता पानी है उसमें ये वायरस लाजमी पाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लैब में ले जा के जो नेज़ल स्वैब होगा उससे वायरस को अलहदा करेंगे। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा हम PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर हम एलाइज़ा के ज़रिए भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, ला जाते हैं। तो ये एक वायरस डिजीज़ है, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। नो सिप्टो कह लेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल डिजीज़, और इसका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं साइन एंड सिम्टम की बेस पे। ठीक है, मतलब खांसी आ रही है, ज़ुकाम है, नज़ला है, तो इस बेस पे हम उसको ब्रोंकोडाइलेटर देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम जो हो रही है वो दूर हो जाएगी। खांसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बुखार है तो बुखार के लिए भी हम उसको कह लें कि एंटीपायरेटिक ड्रग देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसके साइन एंड सिम्टम की वजह से वो ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो इम्यूनिटी हासिल कर लेगा, गेन कर लेगा अगेंस्ट द वायरस। अच्छा, उसके बाद हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक वो देनी है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगी, ताकि इसको कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी वेटनेरियन इसका इलाज करता है तो वो ऑलमोस्ट जो ऑनर होता है उसको ये बताता है कि आपने 6 वीक तक जो हॉर्स है इसको मुकम्मल रेस्ट देनी है, इसको किसी रेस में नहीं दौड़ाना, चाहे ये ठीक भी हो जाए, इसमें अलामात जो है वो नज़र ना भी आए तो फिर भी आपने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर ये बीमारी है तो इसकी हम रोकथाम कैसे करें, क्योंकि आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो इलाज है उससे बेहतर होती है एहतियात। तो हम कह सकते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। इस वजह से हमें पहले ही बीमारी को आने से रोक देना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें हाइजेनिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, मतलब हम अपने फार्म के ऊपर जहाँ ये घोड़े वगैरह रखे हुए हैं वहाँ हम क्या करें, साफ़ सुथरा माहौल रखें। दूसरे नंबर पे हम उनकी वैक्सीनेशन करवाते रहें। वैक्सीनेशन के ज़रिए फिर क्या होगा, जानवर के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और उसमें फिर आगे बीमारी नहीं आएगी, जानवर में आगे बीमारी नहीं फैलेगी। लास्ट पे है कि क्वारंटाइन मेजर हमें करना चाहिए फॉर 2 वीक्स। मतलब ये हुआ अगर किसी जानवर को फार्म के अंदर ये बीमारी, स्टड के अंदर बीमारी हो जाती है तो उस जानवर को, उस घोड़े को हमें दूसरे जानवर से अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनमें रहेगा तो छींक के ज़रिए, छूने के ज़रिए, खांसी के ज़रिए जो वायरस है वो दूसरे भी हॉर्सेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए हमें जिसके अंदर भी ये बीमारी आ जाती है तो उसको 2 हफ्तों के लिए हमें अलहदा कर देना चाहिए, वहीं उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वहीं उसकी खुराक वगैरह हमें देनी चाहिए। और जब वो ठीक हो जाएगा, उसमें अलामात नज़र आना बंद हो जाएंगी, तो तब उसको बाकी हॉर्सेस में आप शामिल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही तफसील के साथ आपको इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो लेक्चर है अबाउट इक्वाइन इन्फ्लुएंजा ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।